राम दोस्तों, मैं आपका रवि मंगवाना हिस्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीए सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है, नाम पीछे देख सकते हो, मुगल साम्राज्य की स्थापना, वो करेंगे। और उसमें भी हम आज बाबर को कंप्लीट करेंगे, कैसे बाबर स्थापना करता है और फिर कैसे 1530 में इसकी मृत्यु होती है, कौन कौन से लड़ाई जीता, पूरी डिटेल से बात करेंगे बाबर के बारे में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर बाबर का पूरे नाम की बात करें, इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, पूरा नाम। जन्म की बात करें 14 फरवरी 1483 ईस्वी को, कहा? मध्य एशिया स्थित तुर्किस्तान के एक छोटे से राजा फरगना में। यह इंपोर्टेंट इसलिए है कि एमसीक्यू बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। एमसीक्यू के लिए विशेष ध्यान दें इन पर। तो इनके पिता के नाम की बात करें तो उमर शेख मिर्जा इनके पिता का नाम था। माता का नाम था कुतलुक निगार। और दोनों ही यानी माता और पिता उस समय के प्रसिद्ध वंशजों से थे। जैसे कि पिता का वंशज माने तो तैमूर वंश से संबंध था, और माता का चंगेज खा, जो चंगेज खा था उनके वंश। तो जो इनके रक्त में साहस और वीरता दोनों तरफ से थी, दोनों कबीलों की तरफ से थी, पिता की और माता की, क्योंकि तैमूर भी अपने समय के प्रसिद्ध वंश हुए और चंगेज खा भी। अगर बात करें मंगोलों से, यानी पिता की तरफ से उसे बल मिला, तुर्कों से साहसी, यानी कि एक से बल दूसरे से साहसी, इसका कॉम्बिनेशन बाबर में था। अगर कबीलाई तौर पर बात करें, कबीलाई तौर, तो उसकी ये चगताई थे, चगताई तुर्क जिन्हें कहा जाता है, और जिन्हें मुगल भी कहा जाता है। और भारत में तो यही नाम इसका फेमस था, यानी कि इनके लिए जो इस्तेमाल हुआ नाम भारत में मुगल वंश, यही हुआ जो आपको पता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। बाबर अपनी आत्मकथा में बताता है कि जो राज्य का प्रबंध का ज्ञान है वो उसे अपनी नानी दौलत बेगम से मिला था। पहले यहां हम क्लियर कर देते हैं, जो बाबर की आत्मकथा है वो तुजुक ए बाबरी नाम से है। आपको पता ही होगा तुजुक ए बाबरी, लेकिन ये बाबर ने लिखी है किस भाषा में? तुर्की भाषा में। ये याद रखना। अब क्या याद रखने की बात है इसमें, क्योंकि इसको बाबरनामा भी कहा जाता है, जैसे आपको पता है, और तुजुक ए बाबरी भी, लेकिन दोनों की भाषा अलग है। क्योंकि बाबर ने जो आत्मकथा लिखी थी वो तुजुक ए बाबरी लिखी थी और तुर्की भाषा में। बाबरनामा तो अकबर के काल में अब्दुल रहीम खाने ने इसको कन्वर्ट किया था, किस भाषा में? फारसी भाषा में। तो एमसीक्यू में ध्यान से देखना है, वो पूछ ले कि बाबरनामा की क्या भाषा है, तो उसकी भाषा फारसी है, और तुजुक ए बाबरी की तुर्की है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये ध्यान रखना है। हम आगे करते हैं। फिर जो 8 जून का टाइम आता, 8 जून 1494 ईस्वी में मकान की छत से कबूतर उड़ाते हुए इनके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह बाबर 11 वर्ष लगभग 4 महीने की आयु में गद्दी पर बैठाए जाते हैं। तो ये था इसका प्रारंभिक जीवन, वंश से संबंधित जानकारी। एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना है। अब हम करते हैं कि बाबर का जो नेक्स्ट है, किस तरह वो शासक करता है, अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बाबर फरगने का शासक। सेकंड पॉइंट, इसमें फरगने का शासक बन जाता है। सबसे पहले बनते ही यहाँ पर बता दें कि इसको मुश्किलों का सामना शुरुआत से ही करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसके चाचा अहमद मिर्जा और महमूद खान ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था इसके पिता के समय से ही, यानी कि ये इसके दुश्मन बन गए थे। तो इसने क्या किया? सबसे पहले 2 लक्ष्य अपने सामने रखे। पहला क्या? साम्राज्य का विस्तार करना, उससे भी पहले क्या? शांति स्थापित करना राज्य में। तो इसने अपने चाचा अहमद मिर्जा व महमूद खां से प्रस्ताव रखा समझौते का, लेकिन वो नहीं माना। तो आक्रमण किया इन्होंने, लेकिन किसी तरह बाबर सफल रहा आक्रमण को रोकने में, जिससे क्या हुआ? एक स्थायी राज्य कुछ समय के लिए फरगने में स्थापित कर सका। तो आम जनता ने भी इसका साथ दिया इसमें। नेक्स्ट, फरगना व समरकंद को खोना, दोनों हाथ से निकल जाते। क्या इसमें? फरगने में थोड़ा जब शांति स्थापित हुई तो ये समरकंद को प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिसके 3 कारण है। पहला तो यह मध्य एशिया की जो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है समरकंद। दूसरा, फरगना के पश्चिम में स्थित है समरकंद, तो वहां की सीमा से सुरक्षित हो जाएगा। और तीसरा, 1494 ईस्वी में अहमद मिर्जा की मृत्यु होगी, तो उसने सोचा कि इस पर आक्रमण करके
अधिकार में ले लेते हैं। तो 1496 में आक्रमण किया लेकिन सफल नहीं हुआ, फिर 1497 में किया, अब सफल हो गया, अधिकार कर लिया, लेकिन 100 दिन से ज्यादा वह यहाँ नहीं टिक सका, क्यों? यहाँ पर विद्रोह हो गया और साथ ही फरगना में भी विद्रोह हो गया। तो ये दोनों ही हाथ से गवाता रहा, ना फरगना रहा ना समरगंद। खुद अपनी आत्मकथा में यह बताता है कि फरगने के लिए मैंने समरगंद को छोड़ा, ना मेरे पास पहला रहा ना ही दूसरा, खुद बताता है। अब नेक्स्ट है, अब समरगंद भी निकल गया, फरगना भी किसी राज्य का स्वामी नहीं रहा। नेक्स्ट है बाबर का निर्वासन काल, ये नेक्स्ट पॉइंट है भाई। इसमें क्या है, अब इधर उधर भटक रहा है, इसके पास कोई राज्य नहीं है, लेकिन अब भी ये बादशाह कहलाता है अपने आप में, लेकिन इसके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है कि कौन से राज्य का। इस बुरे समय में इसके सभी सहयोगी इसका साथ छोड़ देते हैं। इस समय एक प्रसिद्ध इतिहासकार है फरिश्ता, इसके बारे में कहता है कि बाबर भाग्य की गेंद की तरह, ये शतरंज के बादशाह की तरह इधर उधर फिर रहा है, जैसे समुद्र के किनारे कंकड़ बिखरते हैं या फिर धक्के खाते फिरते हैं कंकड़। ये किसने कहा? फरिश्ता ने। एमसीक्यू के लिए इंपोर्टेंट है ये ऐसी चीजें। अब इसने फिर क्या किया, 1498 में फरगने पर फिर अधिकार किया, आक्रमण किया, लेकिन वही 2 साल बाद फिर 1500 ईस्वी में वहां से निकलना पड़ा। तो बाबर का ये निर्वासन काल है, यानी कि इधर उधर भटक रहा है, कहीं भी इसको स्थान नहीं मिल रहा। फिर आखिर में नेक्स्ट पॉइंट है काबुल पर अधिकार यहाँ करता है। अफगानिस्तान के क्षेत्र की ओर ट्राई करता, मध्य एशिया में इसका कोई भी राज्य नहीं रहा, तो अब क्या अफगानिस्तान की ओर गया और वहां पर काबुल, अफगानिस्तान के काबुल प्रांत में मुकीम अरबों का राज्य था और इनसे वहां की जनता दुखी थी, काबुल के लोग, इनसे मुकीम अरबों से। दूसरा जो कुतुंज के एक स्थान है कुंदुज, वहां के गवर्नर थे खुसरो शाह, उसके सैनिक भी बाबर से आ मिले तो मौका मिल गया। अब क्या किया, 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया, आक्रमण करके किसने? बाबर ने। और एक तैमूरी परंपरा, जो तैमूरी परंपरा में थी उससे हटकर बादशाह और बादशाह की उपाधि दी। तैमूरी परंपरा में बादशाह पादशाह नहीं होते। तो एमसीक्यू के लिए इंपोर्टेंट है कि बादशाह की उपाधि बाबर ने कब ली? 1504 में। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं मुगल वंश में सब बादशाह ही कहलाते हैं, सुल्तान नहीं कहलाते, याद रखना है। नेक्स्ट फिर इसने ट्राई किया, 1510 में समरगंद पर आक्रमण किया, लेकिन फिर वही, क्योंकि रीजन ये था कि सेबानी खां की मृत्यु हो गई थी, इसने आक्रमण किया, वही हुआ। फिर इसके भतीजे अब्दुल्ला खान ने आम जनता से मिलकर वहां विद्रोह किया, तो वापिस फिर आना पड़ा। 1514 ईस्वी में काबुल से फिर वापिस आ गया, फिर कभी भी मध्य एशिया की ओर नहीं गया। फिर इसने अफगानिस्तान के यहाँ पर अपनी आंखें निगाहें टिकाए रखे और फिर भारत की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड में जो हम करेंगे भारत की ओर आक्रमण, यानी भारत पर। नेक्स्ट है दोस्तों, उसमें भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि मध्य एशिया से ध्यान अब भारत की ओर लगा लिया। इसके कई आक्रमण होते हैं वैसे तो, जैसे कि प्रथम की बात करें तो प्रथम बाजोर और भेरा पर करता है, सन देखना 1519 ईस्वी। तो एमसीक्यू में जब क्वेश्चन आता है कि भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया इसने, वो 1519, लेकिन इंपोर्टेंट होता है 1526 वाला। उसके बाद ये सेकंड पेशावर पर करता है, तीसरा सियालकोट पर, फिर पंजाब पर। पंजाब जहां पर दौलत खान लोधी, जो इब्राहिम लोधी का चाचा है, वो गवर्नर था लेकिन स्वतंत्र शासक की तरह रहता था। इब्राहिम लोधी से इसकी नहीं बनती थी, इसलिए इसने दौलत खान लोधी ने क्या किया, बाबर को क्या न्योता दिया था भारत पर आक्रमण करने का, याद रखना है। और जो 5वां इंपोर्टेंट आक्रमण था वो था 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी के साथ जो युद्ध होता पानीपत का प्रथम, वो सबसे इंपोर्टेंट आक्रमण है। उसके बाद अगर बात करें क्या क्या बाबर के आक्रमण के समय व्यवस्थाएं थी, जैसे कि पहली है राजनीतिक व्यवस्था है। उसमें बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था में बाबर कहता है कि स्वयं अपनी आत्मकथा में कि इस समय जब मैंने हिंदुस्तान को जीता, यहाँ पर 5 मुस्लिम और 2 काफिरों के राज्य थे, बाकी छोटे मोटे और भी इंपोर्टेंट राज्य थे। कौन कौन से थे? 5 मुस्लिम देहली थे, दिल्ली जहां पर इमरान लोधी का शासन था, पंजाब जहां दौलत खान लोधी का था, अभी बताया उसके चाचा, गुजरात में मुजफ्फर शाह था द्वितीय, लेकिन 1526 में उसकी मृत्यु हो गई थी, देखो, लेकिन उसके बाद ही बादशाह बन गया था। और चौथा है जौनपुर, जौनपुर में जमाल खान लोधी, जो इब्राहिम लोधी का भाई था वो था, लेकिन इब्राहिम लोधी ने अपने भाई को मार दिया था क्योंकि इसने विद्रोह कर दिया। उसके बाद नसीर खान लोहानी बना था इसके आक्रमण के समय। और फिर है मालवा, मालवा में थे महमूद द्वितीय। और बंगाल, बंगाल में नुसरत शाह, 6 बता दिए मैंने ऐसे तो।
और जो दो काफिर थे सबसे इंपोर्टेंट वो मेवाड़ में हिंदू शासक राणा सांगा शासन कर रहे थे। और राणा सांगा के बारे में कहा जाता है कि शक्तिशाली हिंदू शासक थे। ये कहते कि इसके निशान पर इसके शरीर पर 80 भालों के निशान थे। इतने युद्ध इसने जीते हुए थे और इसका सपना बाद में एक हिंदू शाही शासन स्थापित करने का था। ये राणा सांगा है। और राणा सांगा भी कहा जाता है कि राणा सांगा ने भी बाबर को आक्रमण के लिए न्योता दिया था कि वो भारत में आए और इब्राहिम लोदी को खत्म करके वापस चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो हम सब जानते हैं। और एक सबसे इंपोर्टेंट है विजयनगर राज्य। और विजयनगर में कृष्ण देव राय शासन कर रहे थे। ये दो हिंदू जो काफिर बताए वो हैं। आर्थिक की बात करें तो सोना चांदी शुरुआत से ही भारत में रहा। वो जिसको देखकर इसने भारत पर आक्रमण किया कि वहां से मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा बाबर ने, तो ये इंपोर्टेंट रहता है कि काफी सोना चांदी था। सामाजिक की बात करें तो धर्म विश्वास के बारे में बताता है कि हिंदुओं की काफी जातियां बटी हुई थी और यहाँ तक कि मुसलमान भी शिया और सुन्नी में बटे हुए थे। प्राकृतिक की बात करें, प्राकृतिक रूप से ये भारत की प्रशंसा करता है कि ऐसा देश मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा है भारत जैसा। और सबसे ज्यादा यहाँ के जो वर्षा मौसम उसकी काफी अच्छा बताता है। यहाँ की गर्मी को थोड़ा कष्टदायक बताता है लेकिन उसकी भी प्रशंसा करता है, यानी कि प्रकृति की बात की ये प्रशंसा करता है। तो ये थे बाबर के समय भारत के समय आक्रमण। अब करते हैं कि उसने आक्रमण क्यों किए, रीजन क्या रहे, क्या क्या उसने उकसाया कह सकते हैं, जो भी रीजन है। तो हम नेक्स्ट करते हैं क्या रीजन थे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कारण में सबसे पहला ही पॉइंट है बाबर की पैतृक स्थान पर असफलता। यानी कि हमने डिटेल से पढ़ा किस तरह फरगना को नहीं बचा पाया खोगे, यानी कि मध्य एशिया में अपना स्थान जो राज्य प्राप्त नहीं कर सका, तो वहां पर बार बार असफलता हुई, बार बार हमने सुनवाइज किया है। तो एक कारण ये रहता है। दूसरा रहता है बाबर का महत्वाकांक्षी चरित्र, यानी कि इतनी असफलताएं प्राप्त होने के बावजूद भी उसमें साहस बना रहा, क्योंकि इतना महत्वाकांक्षी था। उसमें ये था, वो बाबर स्वयं कहता है, देखो बाबर कहता है स्वयं कि उसमें तैमूर और चंगेज खां का उत्तराधिकार यानी खून है, और तैमूर और चंगेज खां का उत्तराधिकार है। छोटे राज्य से उसका कुछ नहीं हो सकता, यानी उसको बहुत बड़ा राज्य चाहिए। ये उसका साहस दिखाता है, महत्वाकांक्षी चरित्र बताता है। तो क्या है, वो अफगानिस्तान की ओर जाता है, काबुल पर अधिकार करता है, काबुल के बाद भारत की ओर आक्रमण करता है, शुरुआत करता है। और उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति, ये हमने पहले भी किया लेकिन वहां ये बताना भूल गया कि राजनीतिक स्थिति की बात करें तो भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था 1526 में जब इसने आक्रमण किया था। तो याद रखना, वहां भी लिख सकते हो, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिस वजह से आसानी से ये जीत जाता है। दूसरा, आर्थिक स्थिति अभी हमने डिटेल में की कि सोना चांदी है जो शुरुआत से भारत में रहा, तो उसको देखकर इसको पता था कि भारत में इतना सोना चांदी है, तो क्योंकि पैसा होगा तब एक राज्य स्थापित हो सकता है। और लास्ट है जो पॉइंट, भारत से आक्रमण का निमंत्रण मिला था। हमने पहले भी बात की, किसने दिया, तो दौलत खां लोधी ने दिया था और राणा सांगा ने। वैसे तो एक प्लान बना ही रहा था भारत पर आक्रमण करने का, लेकिन जब इसे दौलत खां लोधी उसके चाचा इब्राहिम लोधी से निमंत्रण मिला और दूसरा राणा सांगा से निमंत्रण मिला, तो ये खुश हो गया क्योंकि अब आसानी से जीत सकता है। राणा सांगा ने इसलिए दिया था, ये चाहता था कि इब्राहिम लोधी का शासन समाप्त हो जाए और वो हिंदू शाही वंश की स्थापना करे, और दौलत खां लोधी स्वयं राजा बनना चाहता था। इन्हें ऐसा लगता था कि बाबर जैसे महमूद गजनी गोरी की तरह वापिस चला जाएगा, लेकिन बाबर ने यहीं पर आक्रमण यानी कि अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो ये सब थे कारण। अब हम जल्दी से बात करते हैं कि क्योंकि आपको याद है बाबर जहां तक रहा भारत में 4 साल युद्ध करता रहा, तो 3-4 जो युद्ध किए उसने लगातार, उनके बारे में अब चर्चा करते हैं। तो पहला है उसका पानीपत का प्रथम युद्ध, सभी को पता 1526 में जो हुआ वही, तो लेकिन इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 1525 में काबुल से चला भारत पर आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोधी, क्योंकि न्योता मिल चुका था। 12 अप्रैल 1526 को अपनी सेना सहित वो पानीपत पहुंच गया, लेकिन इब्राहिम लोधी अभी तक नहीं चला। और दूसरा ये भी था, इब्राहिम लोधी इसलिए भी दूर नहीं गया क्योंकि वो दिल्ली के पास रहना चाहता था, क्योंकि उसके खिलाफ विद्रोह होते रहते थे। तो 14 अप्रैल को 1526 को दोनों की सेना आमने सामने आ जाती है, इब्राहिम लोधी की भी और किसकी, बाबर की भी। लेकिन युद्ध कितने दिन बाद होता है, 21 अप्रैल को। 7 दिन का समय मिलता है बाबर को, तैयारी करता है सेना की, लेकिन दूसरी ओर कोई तैयारी नहीं करता इब्राहिम लोधी। इस बीच पता है बाबर एक रणनीति बना लेता है, जो टूलना विधि है,
जो उसने मध्य एशिया से सीखी थी। आगे खैया खोद दी, बेल लगा दे, बैलगाड़ियां उनके पीछे, तोबे रख दे और इस तरह वीर रचना की और युद्ध से यानी कि सेना से 2 किलोमीटर दूर अपने आप को खड़ा करता था और एक सेना इस तरह बनाई कि वो चारों तरफ से जो इब्राहिम लोदी की सेना उसको घेर सके। तो ये रचना बना ली। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी की सेना वही परंपरावादी प्राचीन समय से जो चली आ रही थी उसी सेना को, आगे हाथी है, फिर पैदल सैनिक उसी से, और बीच में इब्राहिम लोदी, ये दोनों की पोजीशन थी। इतिहासकार बताते हैं कि इब्राहिम लोदी की सेना 1 लाख थी तो बाबर की 12,000। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं, वो चलता रहता है। तो इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट बात है, बाबर ने भारत में जो सबसे पहले इस्तेमाल किया तोप खाना था। तोप खाने का इस्तेमाल अभी बताया, बैलगाड़ी के पीछे जो लगाए थे। और नेतृत्व जो किया था उस्ताद अली और मुस्तफा। एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आ सकता है, किसने नेतृत्व किया तोप खाने का? उस्ताद अली व मुस्तफा, जिसके द्वारा तोप खाने के बल से आसानी से जीत जाता है। 21 अप्रैल 1526 को दोनों के बीच युद्ध होता है और बाबर अपनी आत्मकथा में बताता है कि सुबह 9 या 9:30 बजे का टाइम था जब युद्ध शुरू हुआ और 12 बजे तक उसने युद्ध को जीत लिया था, क्योंकि तोप खाने के आगे जो इब्राहिम लोदी की सेना वो टिक नहीं सकी, क्योंकि हाथी आगे थे, वो डर गए, धमाके से वापिस अपनी ही सेना को कुचलने लगे। अब इसके महत्व की बात करें तो क्या महत्व रहा पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है उसका सबसे पहला तो यही लोदी वंश का अंत हो गया। दूसरा रहा मुगल वंश की स्थापना होगी है। तीसरा अफगानों का जो शक्ति है उसको आघात पहुंचा। क्यों थे अफगान? लोदी वंश वाले अफगान। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व ये कि एक नई संस्कृति भारत में आई है मुगल वंश के रूप में। और सैनिक महत्व की जो कम सेना के द्वारा बाबर ने जीता, एक वैज्ञानिक विधि के द्वारा जीता युद्ध को, ये महत्व थे। सेकंड है खानवा, ये कानवा की लड़ाई जिसको बोलते हैं, क्योंकि अब ये पता है कि अफगान राजपूतों से मिल सकते हैं, क्योंकि अभी राजपूत हैं जो शक्तिशाली हैं और राजपूतों को हराए बिना बाबर को पता है कि भारत पर साम्राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता। और राजपूतों का नेतृत्व थे राणा सांगा कर रहे थे। बताया राणा सांगा के बारे में कितने इंपोर्टेंट है। तो दोनों, और यहाँ तक कि राणा सांगा ने इसका फायदा उठा आगरा तक अपना साम्राज्य बढ़ा लिया। तो इसके कई कारण होते हैं, दोनों मिलकर की एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि तुमने वादा किया था वापिस ले जाओगे, और राणा सांगा आगरा तक बढ़ गया, बाबर यह दोष लगाता है कि आपने कोई मदद नहीं की। तो ये चलता रहता है, अंततः दोनों के बीच युद्ध होता है। बयाना में राजपूत जो सेना है ख्वाजा मेहंदी को हरा देती है, जो बाबर का एक सेनापति होता है। बाद में फिर फतेहपुर सिकरी में फिर से हरा देती है जो मुगल सेना को, राणा सांगा की सेना। और यहाँ इंपोर्टेंट ये है कि फतेहपुर सिकरी में हारने पर उनके जो सैनिक है बाबर के, उनका मनोबल टूट जाता है, वो डर जाते हैं लड़ने से राष्ट्र, क्योंकि उन्होंने इनकी वीरता के बारे में सुना होता है। यहाँ पर इंपोर्टेंट ये कि बाबर एक ऐसा भाषण देता है, जिहाद का नारा लगाता है, यानी कि धर्म से जोड़ देता है युद्ध को, कि ऐसा भाषण देता है कि सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वयं दारू पीना छोड़ देता, मदिरा पान सब। तो ये सब होने के बाद दोनों के बीच लड़ाई होती है। मार्च 1527 में दोनों की सेना फतेहपुर सिकरी के पास ही क्या खानवा या फिर कानवा में इकट्ठा होते हैं, आमने सामने आते हैं। और 16 मार्च को दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वही जो पानीपत की लड़ाई में नीति अपनाई थी वही अपनाता है। दुर्भाग्यवश क्या होता है, राणा सांगा के कुछ साथी धोखा दे देते हैं और राणा सांगा इस युद्ध में हार जाता है। अब नेक्स्ट युद्ध करते हैं जो तीसरा युद्ध है। नेक्स्ट लड़ाई जो चंदेरी की लड़ाई। राजपूत शक्ति अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, तो उन्होंने मेदिनी राय के नेतृत्व में, जो मालवा का था, मेदिनी राय के नेतृत्व में इकट्ठा होते हैं। लेकिन बाबर जनवरी 1528 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर देता है। चंदेरी दुर्ग का नाम हुई, चंदेरी दुर्ग पर अधिकार कर लेता और मेदिनी राय हार जाता। वही नीति अपनाता जो पहले वाले युद्ध में अपनाई है। इसमें इंपोर्टेंट ये है कि मेदिनी राय की 2 पुत्रियां होती हैं, उनसे अपने 2 पुत्र कामरान और हुमायूं की शादी करवा देता है बाबर। ये थी चंदेरी की लड़ाई। नेक्स्ट घाघरा की लड़ाई। घाघरा की लड़ाई में क्या, अफगान भी पूरी तरह नहीं मिटे थे और राजपूत, अब दोनों ने गठ बना लिया है और बंगाल के नुसरत शाह को नेतृत्व दे दिया है। ये चौथी लड़ाई होती है बंगाल में ही। फिर 1529 ईस्वी में नुसरत शाह और अफगान दोनों की सेना को हराता बाबर। और कौन था दूसरा?
नुसरत शाह और एक था अफगान महमूद लोधी। ये दोनों की मिली हुई सेना को कहां पर, बंगाल में स्थान है घाघरा, वहां पर हरा देता है। लेकिन वहां ज्यादा समय नहीं रुकता, हुमायूं की बीमारी का उसको पता चलता है तो वो वापिस आगरा लौट आता है। तो ये 4 लड़ाई जितने भी हुए सीरियल वाइज पूछे जाते हैं कई बार क्वेश्चन में, याद रखना। पहला कौन सा था, पानीपत की लड़ाई। दूसरा कौन सा था, खानवा 1527, 26, 27, 28 में चंदेरी की लड़ाई है, और लास्ट में घाघरा की लड़ाई 1529। ये सीरियल हमेशा याद रखना, कौन सा, पहला है पानीपत की, दूसरा खानवा, तीसरा है चंदेरी और चौथा घाघरा। ये हमेशा याद रखना, वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये काम आते हैं इसलिए। अब नेक्स्ट जो इसकी मृत्यु होती है, क्योंकि आगरा आ गया, ये इसकी इच्छा तो काबुल जाने की थी, लेकिन बीमार होने की वजह से 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। और ये जो मुगल वंश है, अब ये कह सकते हो कि इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ था या फिर सुदृढ़ नहीं हुआ था, उस मौके पर बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब हम करते हैं कि क्या रीजन रहे सफलता जो इसने इतनी जल्दी भारत पर 4 साल लगातार युद्ध किया, जीतता रहा, उसके कुछ कारण हैं। क्या रीजन है उसके देखते हैं। पहला, भारत की राजनीतिक अवस्था हमने बार बार की, क्योंकि भारत में छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, एक दूसरे की मदद नहीं करते थे, सबसे बड़ा रीजन तो यही है। सेकंड है भारतीयों की सामाजिक मानसिकता। इसका मतलब क्या, यानी कि छुआछात जाति भावना इतनी फैली हुई थी कि वो एक दूसरे की मदद करना तो दूर, उन्हें देखना तक भी पसंद नहीं करते थे। छुआछात की भावना में देखी होगी कि शहर के बाहर रहते थे ये, इस वजह से भी एक रीजन है। क्योंकि जो आम जनता है उनके खिलाफ तो छुआछात हो रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनके ऊपर कौन शासन कर रहा है कौन नहीं। आम जनता का सहयोग भी ना मिलना एक रीजन हो सकता है, क्योंकि उनके साथ तो बुरा व्यवहार होता है। बाहर से कोई आक्रमणकारी आएगा, उनके लिए आशा हो सकती है कि शायद वो उनके साथ ना करे ऐसा, तो ये एक रीजन रहता है। एक है भारतीय शासकों का बदनाम होना। जैसे इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी बदनाम ही था, उसके अपने ही उसका साथी नहीं थे। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी बातों पर शक करता था और शक के आधार पर केवल मरवा देता था। दूसरा, राणा सांगा भले ही उस समय का शक्तिशाली राजा, लेकिन हमने के 80 निशान थे उसके, यानी कि युद्ध करता रहता था, उसके साथी भी लगातार युद्धों से थक गए थे, तो वो इसी वजह से वो बहादुरी ज्यादा ही, बहादुरी के कारण कह सकते हैं बदनाम था। और इब्राहिम लोदी शक के आधार पर कह सकते हैं, वो पर इसके जो करैक्टर की विशेषता थी वो भी इतना अच्छा नहीं था, इतना अच्छा शासक नहीं था, वो अलग बात है। तो ये है। नेक्स्ट एक और रीजन है बाबर का व्यक्तित्व, सबसे इंपोर्टेंट मान सकते हैं इसको एक और रीजन। क्यों? क्योंकि उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो क्या, मरे हुए भी प्राण फूंक सकता है, ये कह सकते। कैसे? फतेहपुर सिकरी की याद है, वहां पर मनोबल टूट गया था, कैसे भाषण दिया और वो लड़ने के लिए तैयार हो गए, लड़ने के लिए नहीं, यहाँ तक कि मरने के लिए तैयार हो गए। दूसरा, ये और राजाओं की तरह, जैसे भारतीय राजा थे, जीतने पर इतराते नहीं, खुश नहीं होता था, घमंड नहीं करता था, एक सादा जीवन जीता था। ये उसके व्यक्तित्व के प्रमुख विशेषता है जिस वजह से वो जीतता है। एक है बाबर की युद्ध पद्धति व अनुशासित सेना, ये भी रीजन है। युद्ध पद्धति किस तरह वो योजना बनाता था, देखते, वैज्ञानिक विधि खाइया खोदता था, फिर बैलगाड़ी लगाता था, तो खाना रखता था। अनुशासित सेना थी, भले ही छोटी थी लेकिन उसका कहना मानती थी पूरी तरह। वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना में बड़ी बड़ी सेना जरूर होती थी, लेकिन वो सामंतों की छोटी मोटी ऐसी सेना मिलकर होती थी जो कई बार राजा का ही आदेश नहीं मानती थी। तो अनुशासित सेना होने की वजह से और युद्ध पद्धति से। और सबसे इंपोर्टेंट एक और रीजन क्या है, तोप खाने का प्रयोग। तोप खाने में हमने किया था पहले भी, दो उसके जो साथी थे उन्होंने नेतृत्व किया था। तोप खाने का फायदा ये रहा कि इतनी जल्दी आक्रमण होते थे, जो हाथी सेना थी वो फुड़क जाती थी। फुड़कना मतलब ये कह सकते हैं कि डर जाते थे हाथी, तोप की आवाज सुनकर, गोलों की आवाज सुनकर, और वापस मुड़ जाते थे और अपनी ही सेना को कुचल देते थे। यानी तोप खाना एक इंपोर्टेंट रोल रहता है कि दूर से ही सेना को तबाह कर दिया जाता, जो बची रहती सेना उसको फिर बाबर की जो घुड़सवार सेना थी, तेज घुड़सवार सेना, वो खत्म कर देती है। तो ये कारण रहते हैं इसकी जीत का। तो ये पूरा बाबर का हुआ, मृत्यु तक कर लिया, रीजन कर लिए, क्या सफलता के कारण रहे। तो दोस्तों ये बाबर के बारे में एक 16 नंबर का जो क्वेश्चन आ सकता है, समझाया है, कोशिश की है आपको समझाने की। अगर जरा से भी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि ओपन वालों के लिए तो और भी इम्पोर्टेंट हो सकता है।
उनको जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको समय नहीं मिल पाता, तो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। हम ऐसे हिस्ट्री की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।